आज तो बहुत सारे फल मिल गए, वो भी कितने अच्छे अच्छे। काश मैं भी कोई काम कर पाता और थोड़े पैसे कमा पाता, तो मैं भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खरीद पाता और आनंद उठा पाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे मनहूस होने की वजह से मुझे तो गांव से ही निकाल दिया गया है कि मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा लूं। पता नहीं मुझे मंदिर गए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक शायद गांव के सभी लोग उठे नहीं होंगे। मुझे जल्दी जाकर भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। ऐसा कहते ही श्याम थोड़े फल लेकर गांव के मंदिर की ओर जाने लगा। लेकिन जाते जाते अचानक से ही मुखिया मिल जाता है और श्याम को देख लेता है। छी 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 छी, हे भगवान, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल दिख गई। अब पता नहीं मेरे साथ आज क्या बुरा होगा। अरे ओ मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि इस गांव में आना तो दूर, तू इस गांव को देखेगा तक नहीं। पर तुझ जैसे बेवकूफ के दिमाग में ये बात घुसे तब ना। पर मुखिया जी, मैं तो यहाँ बस मंदिर में भगवान की पूजा करने और उन्हें ये फल चढ़ाने जा रहा था। क्या तू क्या चाहता है कि मंदिर भी बर्बाद हो जाए? तेरे मंदिर जाने से भला किसका भला होगा? लेकिन अगर तू मंदिर ना जाए तो पूरे गांव का भला होगा। इसीलिए यहाँ से चला जा और याद रखना, अगर फिर मैंने तुझे इस गांव के आसपास भी देखा तो सोच लेना, इस गांव से क्या इस राज्य में भी तू कहीं नहीं रह पाएगा। पर मुखिया जी, मैं तो बस एक बार भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मैं सारे गांव वालों को बुलाऊंगा और वो सभी तुझे इतना मारेंगे कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर तू मार खाना नहीं चाहता है तो इस गांव से चला जा और मुड़कर कभी मत देखना, समझा? मुखिया जी के ऐसा कहने से श्याम को मजबूरन उस गांव से जाना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। अब लगता है कि मुझे ही मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनानी पड़ेगी। इसके लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है, जो मुझे शायद नदी के पास मिलेगी। मुझे वहां जाना चाहिए। श्याम मिट्टी लेने के लिए नदी के पास जाने लगा। तभी अचानक से ही उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ मुझे कोई बचाओ। अरे ये क्या? ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। लगता है कोई खतरे में है। तभी जंगल के अंदर से एक लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। वो श्याम को देखते ही उससे मदद मांगने लगती है। मुझे बचा लीजिए महाशय, मेरे पीछे कुछ डाकू पड़ गए हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन दे सकती हूँ। बस आप उन डाकुओं से बचा लीजिए मुझे। डाकू पीछे पड़ गए हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ आइए। उसके बाद श्याम उस लड़की को लेकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और जब डाकू वहां पर आते हैं तो श्याम डाकुओं को भगाने के लिए बाघ की आवाज निकालने लगता है। ये क्या? ये तो बाघ की आवाज है। लगता है आज वो लड़की नहीं बच पाएगी। चलो साथियों, यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी उस बाघ का शिकार बन जाएंगे। उसके बाद डाकू डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों ही झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। आपका धन्यवाद महाशय, अगर आज आप न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तभी वहां एक आदमी भी आ पहुंचता है। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इन्होंने बचा लिया। अगर आज ये न होते तो शायद मैं बच नहीं पाती और वो डाकू मुझे उठाकर चले जाते। मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, पर आपका धन्यवाद कि आपने राजकुमारी को बचाया। इसका एहसान
हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरा नाम श्याम है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ और आपको धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमारी इस जंगल में क्या कर रही हैं। असल में हम दूसरे गांव गए थे, सुना है कि वहां के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, तो राजकुमारी तो बस वहां निरीक्षण करने गई थी और आते वक्त पता नहीं कहां से डाकू आ गए और उन्होंने हमारे सैनिकों पर भी हमला कर दिया, जिससे कई सैनिक घायल हो गए। क्या आप थोड़ी देर राजकुमारी का ध्यान रख सकते हैं? मुझे सैनिकों को देखने जाना पड़ेगा। जी, मैं राजकुमारी का ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। आपने जाने अनजाने में एक राजकुमारी को बचाया है और इसके लिए महाराज यानी हमारे पिता आपको बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। आपकी बहुत जल्द ही किस्मत बदलने वाली है। माफ कीजिए, पर नहीं चाहिए। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से जंगल के अंदर से धुआं निकलने लगता है। ये क्या? ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? लगता है कहीं आग लगी है। पर उस तरफ तो मेरी झोपड़ी है, कहीं मेरी झोपड़ी में आग तो नहीं लगी? फिर वे दोनों ही दौड़ते हुए झोपड़ी की ओर जाते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि श्याम की झोपड़ी में आग लग चुकी है और वहां दो लोग मशाल लेकर खड़े हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? भला तुम दोनों इस बेचारे की झोपड़ी पर आग क्यों लगा रहे हो? ये तो तुम इस मनहूस से ही पूछो। ये आज गांव में मना करने के बाद भी कदम रखा और सुबह सुबह मुखिया जी ने इस मनहूस को देख लिया। जब वे घर गए तो उनके घर पर आग लग चुकी थी और इसीलिए हमने बदला लेने के लिए इसकी झोपड़ी में आग लगा दी। इसमें इसकी ही गलती है। तो तुम लोग ये कहना चाहती हो कि सिर्फ इसका चेहरे देखने से ही मुखिया के घर पर आग लग गई? ये क्या अंधविश्वास है? अंधविश्वास? जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तब तुम्हें पता चलेगा लड़की कि इसके साथ रहना कितना खतरनाक है। हमने अपना काम कर दिया, अब हम चलते हैं और तू इसके बाद गांव में दिख मत जाना, समझा? श्याम, ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ है, पर तुम चिंता मत करना। मैं यहाँ की राजकुमारी होने के नाते ये साबित कर दूंगी कि तुम कोई मनहूस नहीं हो और मनहूस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम देख लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शायद मुझे कभी भी उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं आज उस गांव में ना गया होता तो शायद आज मेरी झोपड़ी ना जलती। पर जो हो गया सो हो गया, अब मुझे फिर से झोपड़ी बनानी पड़ेगी। चल श्याम, शुरू हो जा, इस बार पहले से भी अच्छी झोपड़ी बनानी है। उसके बाद श्याम अपनी झोपड़ी को फिर से बनाने लगा और अगले दिन तक उसने अपनी झोपड़ी बना ली। आखिरकार ये काम खत्म हुआ। अच्छा हुआ कि उन्होंने सिर्फ मेरी झोपड़ी ही जलाई थी। झोपड़ी बनाना तो कितना आसान है, पर अगर उन्होंने मुझे इस राज्य से निकाल दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। सही कहा तुमने, शायद झोपड़ी बनाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है और इसीलिए तुमने जो किया उसकी इतनी छोटी सजा तो नहीं हो सकती ना। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी समझाता हूं। तुम्हें तो याद ही होगा कि हमने तुम्हें गांव आने से मना कर दिया था, फिर भी तुम कल सुबह गांव आए। तुमने पंचायत के आदेश का उल्लंघन किया और तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग भी लग गई और वो घर के अंदर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। पर मुखिया जी, मैंने घर में आग नहीं लगाई। तुमने आग नहीं लगाई है, पर तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने की वजह से मेरे घर में आग लग गई
और इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। पर मुखिया जी, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपके नुकसान की भरपाई कर सकूं। मैं तुमसे धन की मांग नहीं कर रहा हूं। हमने कल बहुत ही सोच विचार किया और फिर इस नतीजे पर आए हैं कि तुम हमारे गांव के लिए और इस राज्य के लिए खतरा हो, जिस कारण अब तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना होगा। पर मुखिया जी, अगर आप मुझे इस राज्य से निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? दया करो मुखिया जी, मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी भी उस गांव में नहीं जाऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी। हमने तुम्हें एक मौका दिया था जिसे तुमने गवा दिया है। अब हम तुम्हें इस राज्य में एक क्षण भी नहीं रुकने दे सकते। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप इस गांव से निकल जाओ। पर मुखिया जी। गांव वालों और श्याम के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी वहां दो सैनिक आ जाते हैं। तुम में से श्याम कौन है? ये जो आपके सामने मनहूस खड़ा है, यही श्याम है। अच्छा, तो आप हैं श्याम, हमारे साथ चलिए, आपको राजमहल बुलाया है। देखा श्याम, तुम्हारी मनहूसियत तो राजमहल तक पहुंच गई है। हम तो फिर भी तुम्हें यहां से जाने दे रहे थे, लेकिन लगता है कि तुम्हारी वजह से कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिस वजह से महाराज ने तुम्हें महल बुलाया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मनहूसियत के लिए जरूर फांसी की सजा देने वाले हैं। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्हें तो महल इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि राजकुमारी ने इन्हें अपने वर के रूप में चुना है और इनसे विवाह करना चाहती हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये मनहूस और राजकुमारी का होने वाला पति। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सच है। अब आप चलिए श्याम, आपको जल्दी से जल्दी राजमहल बुलाया गया है। जी चलिए। तो ये है वो शख्स जिसके विषय में आप बात कर रही थी राजकुमारी। जी पिताश्री, यही है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है पिताश्री। महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं राजकुमारी। एक बार पुनः सोच लीजिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, ये श्याम एक मनहूस है। मुझे ये बात भली भांति पता है मुखिया जी। क्या कहा? पता है? तो फिर आप इससे विवाह क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मैं अंधविश्वास में नहीं मानती मुखिया जी। श्याम एक मनहूस है, ये एक अंधविश्वास है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते इस अंधविश्वास को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। आप गलत सोच रही हैं राजकुमारी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये श्याम जिसके भी साथ रहता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अवश्य बुरा होता है। अभी भी वक्त है, आप इसे इस राज्य से निष्कासित कर दीजिए, अन्यथा ये एक दिन हमारे राज्य के लिए बहुत ही बड़ा संकट बन सकता है। ये सच नहीं है मुखिया जी। आपने कहा कि श्याम जिसके भी साथ रहते हैं उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है, परंतु वो श्याम ही है जिसके कारण मेरी जान बची थी। आपकी जान बचाई थी? हम कुछ समझे नहीं। जब हम जंगल से महल आ रहे थे तभी कुछ डाकू हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए थे, जिसके बाद श्याम ने अपनी सूझबूझ से हमें बचा लिया, अन्यथा आज हम आप सबके सामने नहीं होते। अगर ये सच में मनहूस होते तो हमें तो इससे भी बड़ी संकट में फंसना चाहिए था ना, पर इनसे मिलने से तो संकट आने की बजाय संकट तो टल गया। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आप एक बार पुनः सोच लीजिए राजकुमारी, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। हमने सोच लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है श्याम, आज से तुम हमारे साथ हमारे राजमहल में रहोगे। उसके बाद मुखिया और सारे गांव वाले
वहां से चले जाते हैं और महाराज भी। अच्छा सुनिए राजकुमारी जी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो बस आपका ऋण उतारना चाहते हैं। बस अपने उन डाकुओं से हमारी जान बचाई थी, अब हमारी बारी है। पर राजकुमारी, अगर मेरे यहाँ होने से कुछ बुरा हुआ तो? आप इतना मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भरोसा रखिए, बस आज का दिन किसी तरह पार हो जाए, उसके बाद आपके सर से मनहूस होने का दाग मिट जाएगा। राजकुमारी के ऐसा कहने के बाद से श्याम बहुत ही बेचैन हो गया और रात भर वह सो नहीं पाया। पूरे एक दिन बीत जाते हैं पर कुछ भी बुरा नहीं होता और अगले दिन फिर से मुखिया गांव वालों के साथ आ जाता है। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि श्याम मनहूस नहीं है। देखिए, अब पूरे एक दिन गुजर चुके हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आप श्याम को मनहूस कह सकते हैं। पर मुझे अब भी इस मनहूस पर भरोसा नहीं है। जब यह अनाथ आश्रम में था तो इसके 12 वर्ष हो जाने के बाद अनाथ आश्रम बंद हुआ। इसीलिए मेरा मानना यह है कि भले ही आज कुछ नहीं हुआ पर आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या आप ये दावे के साथ कह सकती हैं? बस मुखिया जी, बहुत हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप एक गांव के मुखिया होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। आप भला किसी को भी मनहूस कैसे कह सकते हैं? और इसने तो मेरी पुत्री की जान बचाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मनहूस कभी नहीं मानने वाला। पर महाराज, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि अचानक से एक सैनिक आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, किसी चोर ने राजमहल के राजकोष से बहुत सारा धन चुरा लिया महाराज। ये क्या बोल रहे हो? भला इतने सैनिकों के होते हुए कोई राजकोष को हाथ भी कैसे लगा सकता है? देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये श्याम मनहूस है। अब हो गया ना साबित। जिस राजकोष को कोई हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसी राजकोष की चोरी हो गई, वो भी तब जब श्याम आपके राजमहल में आया। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं? आप भला चोर ने चोरी की, उसमें श्याम की क्या गलती? श्याम की बस इतनी सी गलती है कि वो इस राजमहल में आया जिससे राजमहल में चोरी हुई। क्योंकि श्याम एक मनहूस इंसान है, वो जहां भी जाता है वहां कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होता है। आप ये समझ नहीं पा रही हैं। मैं ये बात मानना तो नहीं चाहता हूं, पर ये सारी घटनाएं इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि श्याम एक मनहूस है। पिताजी, आप भी? माफ करना पुत्री, पर मुखिया जी उचित कह रहे हैं। अगर श्याम मनहूस नहीं है तो इसके आने के बाद ही राजकोष की चोरी क्यों हुई? इसके आने से पहले क्यों नहीं? हो सकता है कि ये बस एक इत्तेफाक हो और कुछ नहीं। जो भी हो, पर हम और खतरा नहीं उठा सकते। श्याम, तुमने हमारी पुत्री के प्राण बचाए हैं और इसीलिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। पर अब तुम्हें यहां से जाना होगा। नहीं पिताजी, ये गलत है। आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप सबको सच में लगता है कि श्याम मनहूस है और राजमहल में कुछ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि श्याम यहाँ आया था, तो ठीक है, मैं श्याम के साथ उसकी कुटिया में अकेले पूरा दिन बिताऊंगी। फिर देखते हैं कि मेरे साथ क्या बुरा होता है। नहीं पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इसमें बहुत ही खतरा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पिताजी, आप मुझे कृपया करके मत रोकिए। श्याम का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आप भरोसा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद श्याम राजकुमारी के साथ जंगल चला गया अपनी झोपड़ी में।
मुझे क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है। इसमें क्षमा कैसी? मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीती होगी। रोज सबके ताने सुनना, गांव न जा पाना, अकेले रहना, ये सब तकलीफों के सामने तो हमारी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रही हैं तो ठीक है। वैसे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट और अच्छे फल तोड़ कर लाता हूँ। आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आइएगा। श्याम फिर जंगल के अंदर फल तोड़ने के लिए चला जाता है और इस तरह राजकुमारी अकेली रह जाती है। खतरे से अनजान होकर वह श्याम की राह देख रही होती है कि तभी अचानक से ही एक सर्प वहां आ जाता है। राजकुमारी का ध्यान नहीं होता है और वह सर्प उन्हें डस लेता है और कुछ देर बाद श्याम वहां पर पहुंचता है और यह देखते ही उसके हाथ से फल की टोकरी गिर जाती है और वह दौड़ते हुए राजकुमारी के पास आ जाता है। राजकुमारी जी, ये आपको क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गईं? राजकुमारी जी उठिए, आप सुन पा रही हैं? राजकुमारी उठिए। तभी श्याम की नजर राजकुमारी के पैरों में जाती है जहां सर्प ने काटा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे राजकुमारी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। इस गांव में जंगली जानवर और सांपों का खतरा है। मुझे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब मुझे कैसे भी करके सर्प का जहर निकालना पड़ेगा। श्याम अपने मुंह से सांप का जहर राजकुमारी के पैरों से निकालने लगा। कुछ देर तक निकालने के बाद राजकुमारी होश में आती है। राजकुमारी, आखिरकार आप होश में आ ही गईं। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे माफ कर दीजिएगा राजकुमारी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं आपको अकेला ना छोड़ता तो ये सब कभी नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए श्याम, गलती तो मेरी थी कि मैंने ध्यान नहीं रखा अपना। मुझे समझना चाहिए था कि ये जंगल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी हो आपने फिर से मेरी जान बचाई है। श्याम, अब तो पिताजी मान ही जाएंगे कि आप कोई मनहूस नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ से। जी, जैसा आप कहें। उसके बाद राजकुमारी और श्याम महाराज के पास उनके महल जाते हैं और राजकुमारी को देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी मुखिया की नजर राजकुमारी के पैरों में जाती है। ये सब क्या है राजकुमारी जी? आपके पैरों में ये घाव कैसे? जी, ये मुझे एक सर्प ने काटा था। जब मैं जंगल में थी तब। क्या कहा? एक सर्प ने काटा था? देखा महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, ये श्याम एक मनहूस है। इसके साथ जाते ही राजकुमारी को सर्प ने काट लिया। वो तो भगवान की कृपा थी, इसीलिए राजकुमारी को कुछ नहीं हुआ। नहीं मुखिया जी, ये सच नहीं है। जब मुझे सर्प ने काटा था तब तो श्याम वहाँ पर था भी नहीं। अगर वो होता तो मुझे पूरा यकीन है कि सर्प मुझे नहीं काटता। इसके अलावा वो श्याम ही है जिसकी वजह से मैं आज भी बच पाई हूँ। श्याम ने ही मेरे पैरों से जहर निकालकर औषधि लगाई, जिससे मैं स्वस्थ हो पाई। भले ही श्याम ने आपको बचाया हो, पर सर्प ने आपको इसीलिए काटा क्योंकि आप श्याम के साथ गई थी, इस मनहूस के साथ। आप अब भी समझ नहीं पा रहे हैं मुखिया जी। समझ तो आप नहीं पा रही हैं। मुखिया जी बिल्कुल उचित कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर अब हम आपकी बात नहीं मान सकते। श्याम, तुमने हमारी पुत्री की जान बचाई थी उन डाकुओं से, इसके लिए हम तुम्हारे ऋणी हैं।
पर तुम्हारी ही वजह से राजकोष की चोरी हुई और राजकुमारी को सर्प ने भी डसा। इसीलिए हम ये आदेश देते हैं कि तुम अब इस राज्य में नहीं रह सकते हो। तुम हमारे राज्य के लिए एक खतरा हो और इसके लिए तुम्हें हम इसी वक्त राज्य से निकलने का आदेश देते हैं। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। आप किसी निर्दोष के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तो शुक्र मनाइए कि श्याम ने आपकी जान बचाई थी, इसीलिए हम इन्हें जाने दे रहे हैं, अन्यथा इसे हम फांसी की सजा दे देते। श्याम, उम्मीद है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगे और इस राज्य में मुड़ के कभी नहीं देखोगे। जी महाराज, मैं समझ गया और आपका धन्यवाद मुझे जाने देने के लिए। नहीं नहीं, रुकिए श्याम, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं राजकुमारी, वैसे भी मैं अकेला ही रहता आया हूँ। मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं आ सकता आपको बचाने के लिए। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। राजकुमारी श्याम की बातों को सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है, और श्याम उस समय राज्य से चला जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। और उसके 1 महीने बाद कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी शांति हो गई है उस मनहूस के जाने के बाद। सही कह रहे हैं मुखिया जी, अब पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं, पर अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि उसे पहले ही यहाँ से भगा देना चाहिए था। सही कह रहे हो मित्र, अगर मैंने ऐसा पहले ही कर दिया होता तो कम से कम मेरा घर तो नहीं जलता। वे दोनों ही आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक राजमहल से एक घोषणा आती है। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि अब सब 1 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द युद्ध होने वाला है। दूसरे राज्य के राजा ने युद्ध की घोषणा की है, जल्दी ही युद्ध होगा और इसीलिए कुछ दिनों तक आप सभी को घर में ही रहना पड़ेगा या गांव छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सुनो सुनो सुनो। अरे ये क्या मुखिया जी, युद्ध होने वाला है, वो भी हमारे पड़ोसी राज्य से। वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्या हम टिक भी पाएंगे? ये तो सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें अभी महाराज के पास जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। मुखिया और गांव के कुछ लोग महाराज के पास जाते हैं। प्रणाम महाराज, ये क्या सुन रहे हैं? पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। आपने सही सुना है मुखिया जी, हमने उनसे संधि करने की भी कोशिश की, परंतु वो नहीं माने और उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी। हमें तो ये डर है कि हम हार ना जाएं, क्योंकि उनकी सेना हमारी सेना से 5 गुना बड़ी है और उनके पास हमसे ज्यादा हथियार और हाथी घोड़े भी हैं। 5 गुना बड़ी सेना? तब तो हम किसी भी हाल में नहीं जीत सकते महाराज। ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत है। ये तो आपके घर जलने से, राजकोष की चोरी होने से और हमें सर्प के डसने से भी बहुत बड़ी मुसीबत है। पर अब तो श्याम ही है, नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया मुखिया जी? मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी जी। आप इतने भी मासूम मत बनिए मुखिया जी। आपने गांव में होने वाले, राजमहल में होने वाले और मेरे साथ जो जो हुआ, उन सब का आरोप आपने बेचारी श्याम पर लगा दिया कि वो मनहूस है। पर अब तो वो है ही नहीं और इतनी बड़ी समस्या आ गई। तो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि अब आप सब इस युद्ध का इल्जाम किस पर लगाने वाले हैं और किसे मनहूस कहने वाले हैं? देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं,
पर अभी इस समय ये सब बात सोचने का समय नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा ये राज्य दूसरे राज्य के राजा के पास चला जाएगा। सभी लोग युद्ध की बात से बहुत डर गए थे और परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक सैनिक आता है। प्रणाम महाराज, एक दूत आया है दूसरे राज्य के राजा का संदेश लेकर, और वो आपसे मिलना चाहता है। एक दूत आया है, उसे जल्दी अंदर भेजो। प्रणाम महाराज, मैं हमारे महाराज का एक संदेश लेकर आया हूँ। मुझे संदेश सुनाने की इजाजत दें। इजाजत है। महाराज ने कहा है कि वो आपके राज्य के साथ युद्ध करने वाले थे, परंतु उनके सलाहकार के कहने पर उन्होंने ये युद्ध रोक दिया है और आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं, और वो कल आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, या आप भी उनसे युद्ध करने में रुचि रखते हैं? कृपया हमें बताइए। क्या कहा? उन्होंने संधि के लिए हाँ कर दी और युद्ध रोक दिया? हमें भी युद्ध में कोई रुचि नहीं है। हम भी शांति से रहना चाहते हैं और इसीलिए वे कल यहाँ आ सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी। जी, जैसा आप कहें तो ठीक है, अब हम चलते हैं। दूत के वहां से जाने के बाद मुखिया और महाराज सभी लोग बेहद खुश हो जाती है और अगले ही दिन दूसरे राज्य के राजा राजमहल आ पहुंचते हैं। महाराज, हमें बेहद खुशी हुई कि आप इस संधि को मान गए और युद्ध रोक दी। रोकनी तो थी ही, आखिर हमारे सलाहकार ने हमें ऐसा करने को जो कहा था। आपके सलाहकार ने कहा था? तो वो अभी कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? हाँ महाराज, हमें उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना था। हमने उनसे बहुत कहा, पर पता नहीं क्यों वो यहाँ नहीं आना चाहते थे। उन्होंने आने से मना कर दिया। बस इतना कहा कि कुछ भी हो जाए पर युद्ध ना हो। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। जब हम आपके राज्य जाएंगे तो उन्हें शुक्रिया जरूर कहेंगे। वैसे उनका नाम क्या है? क्या हम ये जान सकते हैं? उनका नाम श्याम है। महाराज के ऐसा कहते ही सारे गांव वाले, मुखिया और महाराज सब चौंक जाते हैं। श्याम नाम है? क्या आप मुझे उनके बारे में और कुछ बता सकते हैं? उनके बारे में उनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो हमें 1 महीने पहले ही मिले थे। जब वो उस राज्य में आए थे उनके पास तो एक आना तक नहीं था। फिर वे हमारे राज्य में काम करने लगे। उनका काम बहुत ही सुंदर था। जो भी काम करते थे वो उत्तम ही करते थे और बहुत ही दयालु भी थे। राज्य में सभी की मदद करते थे बिना किसी स्वार्थ के। क्या उनके वहां होने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती थी या किसी के साथ कुछ बुरा? ये आप क्या कह रहे हैं? उल्टा तो जहां भी कुछ बुरा होता था वो वहां उनकी मदद करते थे। क्या आप सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। एक दिन तो मैं एक निर्दोष को फांसी की सजा देने वाला था, परंतु श्याम ने हमें रोका और उन्होंने अपनी सूझबूझ से असली अपराधी का पता लगाकर उस बेचारे को बचा लिया। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमसे ऊंची आवाज में बात की थी और कहा था कि हमें किसी को भी बिना सोचे समझे सजा नहीं देनी चाहिए। क्रोध में आकर तो बिल्कुल नहीं। उनकी बुद्धि और हिम्मत को देखते हुए हम काफी प्रसन्न हुए और उन्हें अपना सलाहकार रख लिया। वो तो बहुत ही समझदार और अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं। पर आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बताते हैं महाराज कि ये सब ऐसे क्यों कह रही है। उसके बाद राजकुमारी ने महाराज को सारी बात विस्तार से बताई। महाराज ये सुनने के बाद थोड़े क्रोधित हुए और कहा,
अब मैं समझा कि वो यहाँ क्यों नहीं आना चाह रहे थे। आप सब किस युग में जी रहे हैं? आप सब अब भी इन अंधविश्वास जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं, पर फिर भी आप सबके इतना कुछ करने के बाद भी श्याम ने इस राज्य को बचाया। वो तो सच में एक बहुत बड़े और सच्चे इंसान हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे सलाहकार हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और आप सब चिंता मत कीजिएगा। अब श्याम यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो आना भी चाहेंगे तो हम उन्हें ऐसी घटिया जगह पर कभी नहीं आने देंगे। महाराज के ऐसा कहते ही वो वहां से चली जाती है और गांव वालों, मुखिया और महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके साथ श्याम का जीवन भी सुधर जाता है और उन सभी को अपनी गलती का एहसास भी होता है, जिससे श्याम के माथे पर लगा मनहूसियत का दाग हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है।